हेलो स्टूडेंट्स, साइंस बाय एकता मैम चैनल पर वेलकम आप सभी का। पढ़ाई प्रॉपरली चल रही है आप लोगों की। और आज की जो क्लास है हमारी क्लास 10th के लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाला जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट कर लिया था। आज उस चैप्टर में ही हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करने की तरफ चलते हैं। देखिए, लास्ट क्लास जो थी हमारी, इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने इस चैप्टर को पढ़ा था और इस चैप्टर में हमने ये नोट किया था कि एक तो अलग अलग रिएक्शंस की एसिड्स जो हैं ये मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस देते हैं, या अलग अलग रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। लास्ट टॉपिक पर जब हम इस चैप्टर में पहुंचे थे तो हमने पढ़ा था एक स्केल के बारे में जो थी पीएच स्केल। एक बार उसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं, रिकॉल करना ठीक रहेगा कि सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पीएच स्केल को दिया था। और ये जो पीएच स्केल है इसको पीएच को इस तरह लिखा जाता है, पी पोटेंस या पावर को बताता है ऑफ हाइड्रोजन आयंस। क्लियर। साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब है कि ना तो वो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, यानी ना तो उसमें अम्ल के गुण हैं और ना ही उसमें क्षार के गुण हैं। तो शुद्ध जल जो होगा वो न्यूट्रल की श्रेणी में आएगा। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम है तो वो कैसे नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा, और 7 से ज्यादा है अगर तो वो बेसिक नेचर का होगा। जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ आते हैं एसिडिटी बढ़ती है, और जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो बेसिसिटी या क्षारीयता बढ़ती है। ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम ये बात कर रहे थे लास्ट क्लास में कि अलग अलग सॉल्यूशंस का पीएच अलग अलग होता है, और हमारी जो बुक है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिनका पीएच हमें बताया गया है, तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो हमें याद होने चाहिए। तो देखिए, हम नोट करते हैं जो जो हमारी बुक में दिए हुए हैं। पहला है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है उसका पीएच, गैस्ट्रिक जूस या जठर रस, इसका पीएच हमें याद होना चाहिए। इसका पीएच होता है 1.2। 1.2 का मतलब हो गया हाईली एसिडिक। ठीक है। सेकेंड नंबर जो सॉल्यूशन हमें बता रखा है जो हमें याद होना चाहिए वो है लेमन जूस। लेमन जूस यानी कि नींबू का रस। ये भी बहुत ज्यादा खट्टा अम्लीय गुण वाला, इसका पीएच होता है 2.2। इसके बाद बात करें वाटर। वाटर ये जो पानी है जिसकी यहाँ हम बात करें, ये शुद्ध जल नहीं है, ये वो जल है जो हम नलों में से आ रहा है या इस तरह का पानी है। शुद्ध जल वो होगा जो बारिश में आ रहा है, लेकिन कब तक शुद्ध रहेगा वो, जब तक वो किसी चीज को स्पर्श ना करे तब तक। तो यहाँ जो ये वाटर है ये वो वाटर है जो टैप वाटर हम काम में ले रहे हैं। ये स्लाइटली बेसिक नेचर का, लगभग 7.1234 के आसपास इसका पीएच रहता है। ये तो बात हो गई एसिड्स की। अब हम चलते हैं कुछ बेसिस की तरफ, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका पीएच कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जो कि 10 है। और लास्ट है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का होता है। इसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 14 के आसपास होता है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पीएच हमारी बुक में दिए हुए हैं और हमें याद होने ही चाहिए, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये और ये। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ कि जब हमने ये नोट कर लिया कि पीएच क्या है, किस चीज को बता रहा है, कि एचआईएन कंसंट्रेशन को बता रहा है, उसकी पावर को बता रहा है, साथ ही साथ किस सॉल्यूशन का पीएच कितना है, तो अब क्या ये पीएच हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। तो हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पीएच जो है ये हमारे दैनिक जीवन में किस तरह उपयोगी है या हमारे लिए हानिकारक है या लाभदायक है। तो चलिए अब इस पीएच की इंपॉर्टेंस को हम पढ़ते हैं।
या हाउ डज इट इफेक्ट्स आवर लाइफ, ये पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, अगला जो हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर लाइफ। तो देखिए इसमें पहला जो टॉपिक है वो हमारी जो बुक में दिया हुआ है वो है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, कि क्या पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हैं उन पर भी पीएच का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, या ये जो पीएच है वो प्लांट्स और एनिमल्स को किस तरीके से प्रभावित करता है। तो देखिए हमारी जो बॉडी है वो स्लाइटली बेसिक पीएच पर काम करती है, यानी कि हमारी बॉडी 7.0 से 7.8 इस पीएच पर प्रॉपरली फंक्शन कर पाती है। अब हम बात करें कि अगर इस पीएच से कम पीएच वाले सॉल्यूशंस हमारे पास हों तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम्स जो हैं वो गड़बड़ा जाएंगी। जैसे कि स्टमक में हाईली एसिडिक गैस्ट्रिक जूस भरा हुआ रहता है, अगर उसकी एसिडिटी कम हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की जो क्रियाविधि है, जिस सिस्टम से काम चल रहा है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। ये तो बात हुई हमारी। अब हम बात करें एनिमल्स की और प्लांट्स की। तो देखिए होता यह है कि अगर रेन वाटर, भाई ये हम बात कर रहे हैं एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स की, कि रेन वाटर जो होता है इसके पीएच के अंदर अगर इसका पीएच 5.6 से कम हो जाता है, किसका, रेन वाटर का, तो ऐसी जो रेन है वो कहलाती है एसिड रेन। अब होता क्या है कि पानी की जगह अगर ये एसिड रेन वाटर सोर्सेज के अंदर चला जाता है, भाई पानी बहकर नदियों में तो जाएगा। अब ये पानी जब नदियों के अंदर जाएगा तो क्या होगा, नदियों के अंदर ऐसा पानी जब चला जाएगा तो वो नॉर्मल पानी के पीएच को प्रभावित करेगा। ऐसे पीएच के अंदर जब जीव जंतु मछलियां वगैरह रहेंगी तो उनकी बॉडी के फंक्शंस पर प्रभाव पड़ेगा, और उन पर प्रभाव पॉजिटिव तो होगा नहीं, ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा, और इस नेगेटिव प्रभाव की वजह से जीव जंतु जो हैं उनकी जो जीवन है उसको हानि होगी। दूसरी बात ये कि अगर यही पीएच ज्यादा वाला एसिड रेन जो है ये एनिमल्स के ऊपर गिर जाए तो उनको भी स्किन संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट्स को नुकसान पहुंच सकता है। और अगर टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय जो जीव जंतु हैं और पौधे हैं, अगर उनके ऊपर भी ये एसिड युक्त पानी गिरता है तो उन पौधों को भी नुकसान होगा। आगे बात करें तो एनिमल्स और प्लांट्स को हम ये देख रहे हैं कि एसिड रेन जो है वो एडवर्सली इफेक्ट कर रही है। एडवर्सली यानी कि हानिकारक प्रभाव इसके ज्यादा हैं। तो क्या हुआ ऐसा कि हम सभी जीव जंतु और प्राणी जो है वो पीएच के प्रति सेंसिटिव होते हैं। अब रीजन क्या है इस एसिड रेन का, तो देखिए जितने भी ये जो व्हीकल्स होते हैं इनमें से जो धुआं निकलता है उसके अंदर ज्यादातर या तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं या फिर सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं। अब होता यह है कि ये जो ऑक्साइड्स निकलते हैं ये धुएं के रूप में ऊपर उठते हैं और जाकर क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं या बादल बनाते हैं। अब ये बादल जो होते हैं उनके अंदर क्या स्टोर्ड रहता है, ऑब्वियसली पानी स्टोर्ड रहता है। अब ये पानी और ये नाइट्रस ऑक्साइड जब गैस मिल जाएगी तो ये बना लेगी HNO3, और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ये बना लेंगे H2SO4। HNO3 ये हो गया नाइट्रिक एसिड, H2SO4 ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। ये ही दो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कि एसिड रेन के अंदर पाए जाते हैं। और इन एसिड से युक्त बादल जब बरसते हैं तो उनमें से पानी ना बरस के एसिड बरसता है, जो कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और प्राणियों के प्रति हानिकारक है। पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि पीएच ऑफ अवर बैकयार्ड। सेकेंड नंबर, पीएच ऑफ अवर बैकयार्ड।
बैकयार्ड से मतलब यहाँ की हमारे घर के आंगन की मिट्टी का पीएच कैसा है। अब ये जो पीएच है ये खेती बाड़ी में भी बहुत काम आता है। कैसे काम में आता है देखिए, कि मिट्टी जो होती है, जब मान लीजिए कि किसी जगह पर कोई फसल बोई जाती है और उससे उतनी उपज प्राप्त नहीं हो रही जितनी की उम्मीद की गई है, और किसान को ये पता ना हो अगर कि किस जगह पर उसको कौन सी फसल बोना उसके लिए लाभदायक रहेगा, तो किया ये जाता है कि जो किसान होते हैं वो अपने खेत की कुछ मिट्टी को ले जाकर और कुछ स्पेसिफिक लैब्स होती है जहाँ पर टेस्ट कराते हैं, और वहां उन्हें ये पता चलता है कि मिट्टी के अंदर एसिडिटी यानी कि अम्लीयता ज्यादा है या क्षारीयता ज्यादा है। आपने देखा होगा कि कई जगह पर होता यह है कि बारिश से पहले जो मिट्टी होती है ना उसके अंदर चूना डाल दिया जाता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि ये चूना जब मिट्टी के साथ घुलता है, ठीक है, तो ये मिट्टी के अंदर जो एसिडिटी है उसको कम करने में मदद करता है। चलिए, तो अब फसल भी ऐसे ही नहीं बोली जाती कि जो इच्छा वो फसल बोली जाए। अगर हम मिट्टी को पहले चेक करा लें, उसकी असली जो भी स्थिति है मिट्टी की उसको पता कर लें, और उसके बाद हम जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो जानकार हैं उनसे पूछकर अगर हम फसल उगाएं तो हमें ज्यादा यील्ड या ज्यादा फायदा होगा। चलिए, ये बात हुई पीएच ऑफ द सॉइल। अब हम बात करें मेन टॉपिक जो कि है पीएच ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच, ठीक है, पाचन तंत्र। अभी अभी हमने ये पढ़ा कि हमारा जो स्टमक है हाईली एसिडिक होता है, वहां का 1.2 पीएच होता है यानी हाईली एसिडिक हो गया। अब देखिए कि पीएच हमारे डाइजेशन को कैसे प्रभावित करता है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि वैसे तो हम नॉर्मल खाना खाते ही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेसिफिक कंडीशंस में, जैसे कि कोई गेट टुगेदर है या कहीं हमें बाहर खाना खाने जाना है, या फिर हम कभी ज्यादा तेल मसाले वाला खाना जब खा लेते हैं, या जरूरत से ज्यादा खाना अगर ओवर ईटिंग कभी से हो जाती है, तो होता क्या है कि जरूरत से ज्यादा खाना जब हमारे स्टमक में पहुंच जाता है, अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे जो स्टमक की सेल्स हैं वो भी ज्यादा मात्रा में किसको सिक्रीट करती हैं, HCl को सिक्रीट करती हैं। क्योंकि ज्यादा HCl सिक्रीट जब हो जाता है तो इस ज्यादा HCl के सिक्रीट होने के कारण होता यह है कि हमारा जो पेट है उसमें या तो दर्द होता है ना, या ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, पेन और इरिटेशन हो जाता है। अब ये जो ज्यादा एसिड उत्पन्न हो गया जिसकी वजह से पेट में प्रॉब्लम हो रही है, अब इसको क्या किया जाता है, इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, और जिसके लिए हम ये देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट्स वगैरह आते हैं जिनको हम पी लेते हैं जिससे हमें रिलीफ मिलता है, या फिर एक सॉल्यूशन भी आता है जिसको भी पिया जाता है। तो स्पेसिफिक सॉल्ट है जैसे उसको पानी में मिलाकर पी लिया तो भी हमें आराम मिल जाता है, या फिर वो सॉल्यूशन जो आता है उसको पी लिया तो भी हमें आराम मिल जाता है, जिसमें मेनली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उस सॉल्यूशन के अंदर। तो अब देखिए कि हमारे जो पेट है उसके अंदर ज्यादा मात्रा में क्या बन गया, HCl, पीएच और ज्यादा कम हो गया, 1.2 तो ऑलरेडी था और कम हो गया, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया ना। अब होगा क्या कि इस HCl को हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि एसिड और बेस मिलकर वाटर और सॉल्ट बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब होता यह है कि स्टमक के अंदर HCl है, हम कोई माइल्ड बेस जब पी लेते हैं जो कि सॉल्ट की फॉर्म में होता है, पानी में मिलाकर पीते हैं, या सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसको पीने से क्या होगा, ये है एसिड, ऊपर से हमने पी लिया बेस, हम सोचते हैं कि इसको पीते हमें रिलीफ हो गया, 2-4 डकारें आती है, ऐसा हो जाता है। अब होता क्या है वास्तव में कि ये एसिड और बेस जब मिल जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, सॉल्ट और वाटर, यानी कि ये जो एसिड है ये क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि इस एसिड का उदासीनीकरण हो जाता है, जिसके कारण हमें वो सॉल्ट पीते ही आराम आ जाता है। तो इस तरह हमने ये देखा कि पीएच जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी प्रभाव डाल रहा है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको पीते हैं इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा इसका फॉर्मूला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का।
चलिए, अब ये बात हुई कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, किसका, इन एसिड्स का। तो ज्यादा एक्सेस में एसिड आ गए, बेस पी लिया और सॉल्ट और वाटर बन गया, न्यूट्रलाइज हो गया, हमारा जो पेट था उसमें जो भी प्रॉब्लम थी, दर्द हो रहा था या जलन थी, वो उससे हमें रिलीफ मिल जाता है। अगली बात करें तो टूथ डिके। टूथ डिके या दंत शरण, शरण ही खराब होना, धीरे धीरे। आप देखिए, ये भी जो दांत खराब हो रहे हैं ना, ये भी किसका कारण है, ये भी पीएच के कारण है। तो आपने देखा होगा कि जैसे चॉकलेट्स वगैरह तो हम सभी खाना पसंद करते हैं, लेकिन आपने एक चीज ये देखी होगी कि चॉकलेट्स जब हम खाते हैं तो ये हमारे दांतों पर चिपक जाती हैं। अब इन केस हम अगर इनको साफ ना करें तो क्या होगा कि ये वहीं चिपकी रहेंगी, और क्या होगा कि उन जगहों पर जहां पर ये ज्यादा चिपकी हुई है वहां पर माइक्रोब्स की ग्रोथ ज्यादा होगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि हमने ब्रश कर लिया तो हमारे मुंह में माइक्रोब्स नहीं है, करोड़ों लाखों की संख्या में माइक्रोब सांस के साथ हमारी बॉडी में अंदर जाते हैं, बाहर निकालते हैं, और मुंह के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं। कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ यूजफुल होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारे मुंह का पीएच देखिए कि हमारे जो दांत होते हैं उनकी ऊपरी परत होती है जिसे कहा जाता है इनेमल। हम सभी जानते हैं इनेमल हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। अब ये जो इनेमल होता है इसके ऊपर वो माइक्रोब्स अटैक करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो माउथ होता है उसका पीएच 5.5 से कम हो जाता है, क्योंकि ये जो माइक्रोब्स, ये जो बैक्टीरिया और वायरस, ये जो माइक्रोब्स होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, ये जब हमारे मुंह के अंदर एंटर करते हैं तो हमारे जो दांत होते हैं उनके ऊपर ये जो खाने की चीजें लगी हुई रहती है, इनमें क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स या जो खाने की चीजें होती हैं उनको डिग्रेड करते हैं और एसिड उत्पन्न करते हैं, जो हमारी इनेमल से रिएक्ट करके हमारे इनेमल को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे दांतों में दिक्कत उत्पन्न होने लग जाती है, कभी पेन हो जाता है, या आपने देखा होगा कि कई बार हम कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया है, तो कीड़ा नहीं है, क्या हुआ कि दांतों की प्रॉपर सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो माइक्रोब्स की ग्रोथ वहां पर ज्यादा हुई, धीरे धीरे उन्होंने इतना दांत को नुकसान पहुंचा दिया कि दांत के अंदर छेद तक कर देते हैं, ठीक। तो अब टूथ डिके में क्या होता है कि हमारे जो दांत हैं उनमें अगर कोई खाने की चीज लगी हुई रह जाती है तो जो दांतों की ऊपरी परत है इनेमल, उस पर माइक्रोब्स अटैक करते हैं, जिसके कारण उनके अटैक से एसिड उत्पन्न होते हैं, और ये एसिड जो होते हैं हमारे मुंह के पीएच को जब 5.5 से कम कर देते हैं तो दांतों की ऊपरी लेयर खराब होने लगती है, जिससे दांत खराब होने लग जाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, है ना, दांतों को साफ रखने के लिए। अब ये जो पेस्ट होता है ये दांतों को साफ तो करता ही है, साथ ही साथ ये जो पेस्ट होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो गया, यानी कि कैसा है, एसिडिक है, और हमने जब दांत साफ किए तो किससे किए, बेसिक नेचर वाले पेस्ट से हम दांत साफ करते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट करने से हमारे दांतों को टूथ डिके से आराम मिलता है। इसीलिए हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मान लीजिए ब्रश तो हम अच्छे से एक बार कर लें या 2 बार तो कर लें, लेकिन अब ऐसा है कि खाना तो हम दिन में कई बार खाते हैं, कभी कुछ खा रहे हैं कभी कुछ खा रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर बार ब्रश करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी हम कुछ खाएं तो खाने के बाद अच्छे से कुल्ला जरूर करें, ताकि कुछ मात्रा में उन माइक्रोब्स की ग्रोथ को हम रोक सकें। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है सेल्फ डिफेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय पीएच। सेल्फ डिफेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स।
प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो किस तरीके से पीएच की मदद से खुद को बचा पाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि चींटी के काटने से या मधुमक्खी के डंक मार देने से कितना भयंकर पेन होता है, कितना दर्द होता है, और वो जगह सूज कर लाल हो जाती है, इरिटेशन होती है, वहां पर स्वेलिंग आ जाती है। तो ये क्या है, एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म है जो हनी बी में पाया जाता है कि जब भी हनी बी को ऐसा लगता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है तो वो अपना डंक मारती है। अब जब वो डंक मारती है तो होता क्या है कि वो जो डंक है मधुमक्खी का, उसके अंदर पाया जाता है एसिड, और ये एसिड जब हमारी स्किन के अंदर एंटर कर जाता है तो इरिटेशन और पेन उत्पन्न करता है। इस एसिड की स्किन में एंटर करने से इरिटेशन और पेन उत्पन्न होता है। तो क्या किया जाता है कि जब भी मधुमक्खी डंक मारे, ठीक है, या आंट की स्किन हो, तो हमें करना ये चाहिए कि किसी माइल्ड बेस का पेस्ट बनाकर उस जगह पर लगा लेना चाहिए जहां पर कि मधुमक्खी ने या आंट ने स्टिंग हमें मारा है। जिससे क्या होगा कि अंदर जो एसिड है बेस को लगाने से वो कुछ हद तक न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इस तरीके से माइल्ड बेकिंग सोडा की इरिटेशन और पेन की जगह तो हमें करना क्या चाहिए, माइल्ड बेकिंग सोडा जो हमारे घर में होता है जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं, माइल्ड बेकिंग सोडा जो है इसका पेस्ट बनाकर उस जगह पर लगा लेना चाहिए, जिससे कि उस डंक के जो दर्द है उसमें कुछ हद तक आराम मिलता है। इसके अलावा प्लांट्स भी खुद को इस तरीके से बचाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक प्लांट होता है जिसे कहते हैं नेटल, इसकी जो लीव्स होती हैं जब चलते हैं, है ना, और इसकी लीव्स के किनारे जब हमारे स्किन पर लगते हैं तो उनके अंदर पाया जाता है एक एसिड, और वो एसिड जो होता है उससे जलन और दर्द उत्पन्न होता है, बर्निंग एंड पेन, यानी कि जलन और दर्द उत्पन्न होता है। अब किया क्या जाता है कि जैसे पेड़ पौधों के आसपास, ये जंगली पौधा है, अब पेड़ पौधों के आसपास जब जानवर जाते हैं तो जानवर उन पौधों को चरते हैं, खाते हैं, तो उन जानवरों से बचने के लिए ये नेटल प्लांट के अंदर सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म पाया जाता है, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो इस तक नहीं जाते हैं, और ताकि अच्छे से फ्लोरिश हो सके, यानी कि अच्छे से ग्रो कर सके। अब इससे बचने के लिए जो लोग जानकार होते हैं वो क्या करते हैं, इसी प्लांट के पास में एक और प्लांट पाया जाता है जिसे कहा जाता है डॉग प्लांट। ये जो डॉग प्लांट होता है, जो लोग पहचानते हैं उनको मालूम होगा, ये जो डॉग प्लांट होता है इसकी पत्तियों को पीसकर और उस जगह पर लगा लिया जाता है जिस जगह पर कि इस प्लांट के डंक या पत्तियों के किनारे स्किन में लग गए थे, यानी कि ये एसिड रिलीज कर रहा है और इससे कोई ना कोई बेस रिलीज होगा, जिससे कि इसकी पत्तियों को घिस लेने से या पीस कर लगा लेने से जो भी दर्द है उसमें रिलीफ मिलता है। चलिए, तो ये बात हुई कि पीएच जो है ये हमारी लाइफ को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं कुछ स्पेसिफिक एसिड्स जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और टेबुलर फॉर्म में हमारी बुक में दिए हुए भी हैं। एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो एक एक करके इनके नाम हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहला जो एसिड है, इंपॉर्टेंट एसिड्स, पहला जो एसिड है कि किसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सबसे पहला है विनेगर। विनेगर, या इसे हम हिंदी में कहते हैं सिरका, ये अचार वगैरह बनाने के काम में आता है। ये जो विनेगर है या सिरका है, इसके अंदर पाया जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, ये पाया जाता है विनेगर या सिरके के अंदर। इसके बाद हम बात करें लेमन या ऑरेंज, लेमन नींबू, ऑरेंज संतरा, इन दोनों के अंदर ही सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब देखिए यहाँ लेमन और ऑरेंज के साथ अगर आंवला लिखा हुआ आ जाए तो भी आपका आंसर, जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। अगला जो एसिड है वो पढ़ते हैं, और इमली के अंदर टैमरिंड, टैमरिंड, टैमरिंड यानी इमली,
इमली के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इमली जो होती है इसके अंदर पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। चलिए अगला हम नोट करते हैं। अगला है टमाटो। इसके बाद टमाटो, इसके अंदर पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट है कर्ड या दही। इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। इसके बाद है आंट स्टिंग या नेटल स्टिंग, यानी कि चींटी का डंक या फिर नेटल पौधे का डंक। इन दोनों के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो होता है मेथेनोइक एसिड। फिलिप्स जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें अधिकतर इन एसिड्स के नाम पूछे जाते हैं। याद होने चाहिए, वैसे तो ज्यादा टफ नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। कुछ एक तो याद होंगे, कुछ एक जो नए होंगे उन्हीं को याद करना पड़ेगा। बाकी जैसे लेमन ऑरेंज है हमें पता है, इमली का पता है। टमाटो जैसे ऑक्सैलिक एसिड आप लोगों के लिए नया है, ये आप लोगों के लिए नया है। दही का लैक्टिक एसिड हमें पता है, विनेगर का एसिटिक एसिड हमको पता है। तो अब हमने पढ़ लिया कि किस किस पदार्थ के अंदर कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स की। ये नोट हो गया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि सॉल्ट्स जो अब हमें पढ़ने हैं, अलग अलग तरह के सॉल्ट। अब इनमें हमें क्या याद करना पड़ेगा कि कौन सा सॉल्ट किस तरीके से बनाया जा रहा है। एक तो वो केमिकल फॉर्मूला हमें याद, केमिकल इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए, प्लस उसके दो यूजेस हमें पता होने चाहिए, प्लस हमें एक चीज और याद होनी चाहिए कि वो जो भी सॉल्ट है उसका केमिकल नेम क्या है और केमिकल फॉर्मूला क्या है। ये चार चीजें हमें याद होनी चाहिए और इनसे जुड़ा क्वेश्चन हमसे एग्जाम में 100% पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं एसिड्स और बेस की। तो देखिए कि हमने पढ़ लिया एसिड जो है इनका पीएच 7 से कम होगा और बेस जो है इनका पीएच 7 से ज्यादा होगा। अब क्या होगा कि जब इन एसिड्स और बेस को मिला दिया जाए। अब पहले हम ये बात करें कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं। तो देखो कि एसिड जो होते हैं और एक होते हैं बेस। एसिड जो होते हैं इनको जब जल में मिलाया जाता है तो ये H+ आयन देते हैं, हम पढ़ चुके हैं। बेस जो होते हैं इनको कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। बेस जो होते हैं ये OH- आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। क्लियर। अब ये जो H+ और OH+ आयन्स हैं ये जितने ज्यादा सॉल्यूशन को दिए जाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होगा। यानी कि जब किसी एसिड को हम जल में मिलाएं और जल में मिलाते ही वो पूरी तरह से आयनित हो जाए और काफी सारे H+ आयन्स सॉल्यूशन को दे दे, यानी वो कैसा एसिड हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और जो कम डिसोसिएट होगा यानी कि कम H+ आयन्स देगा वो कैसा एसिड होगा? वीक एसिड होगा। इसी तरह बेस की बात करें तो किसी जल के अंदर जब किसी बेस को मिलाया जाए और वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, यानी कि बहुत सारे OH- आयन्स सॉल्यूशन को दे दे, तो वो कैसा? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और कम डिसोसिएट हो या कम OH- आयन्स दे तो वो कैसा होगा? वीक बेस हो जाएगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता क्या है। अब क्या हो कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिला दिया जाए
या वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला दिया जाए, या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ही मिला दिया जाए। तो ये जो तीनों कंडीशन है इनको हम नोट कर लेते हैं कि अगर पहली कंडीशन कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, हिंदी में हम इसे लिखेंगे प्रबल अम्ल, ठीक है, प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार। अब देखिए दोनों ही प्रबल हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा आयनित हो जाएंगे और क्या होगा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, दोनों बराबर की टक्कर के होंगे, यानी कि क्या होगा, न्यूट्रल। जो भी सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, उदासीन। उदासीन यानी कि उसका पीएच कितना हो जाएगा, उसका पीएच हो जाएगा 7। क्लियर। चलिए दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस को मिला दें, यहां तो हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस इसके संग मिला दिया हमने वीक बेस। सीधी सी बात है, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, यानी ये वाले आयंस तो होंगे कम और ये वाले आयंस होंगे ज्यादा, यानी कि सॉल्यूशन में नेचर कैसा होगा, एसिडिक, और उसका पीएच कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, और अम्लीय है तो पीएच कैसा होगा, 7 से कम, तभी तो अम्लीय होगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाने पर जो पीएच होगा वो कैसा होगा, 7 से कम होगा। अब हम क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग तो ले लेते हैं बेस और साथ में वीक ले लेते हैं हम एसिड। अब कंडीशन यहां से रिवर्स हो गई, अब कंडीशन रिवर्स हो गई, यानी कि OH माइनस आयन तो सॉल्यूशन में ज्यादा आएंगे और H प्लस आयन कम आएंगे, तो ये OH माइनस आयन ज्यादा होंगे, यानी कि क्या होंगे, सॉल्यूशन में बेसिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी। तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये कैसे नेचर का होगा, बेसिक यानी कि क्षारीय, और इसका पीएच कितना होगा, 7 से ज्यादा, यानी कि मोर देन 7। इसका तो हो जाएगा मोर देन 7 और इसका हो जाएगा लेस देन 7। ठीक है, तो अब हमने ये जान लिया कि एसिड और बेस को मिलाने पर किस तरीके की हमें सॉल्यूशन मिलते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे, जितने भी सॉल्ट्स हैं, इसीलिए इस क्लास में इंक्लूड नहीं करें ताकि सारे सॉल्ट्स हम एक क्लास में अलग से पढ़ लेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर को NaHCO3 Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ेंगे और ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी, याद करने में, रिवाइज करने में आसान रहेगी। क्लास अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक।